हेलो गाइस, मैं नेम इज़ कमलेश कुमार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 12th का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज़ अकाउंटेंसी। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या टॉपिक, क्या-क्या कंटेंट कवर करने हैं और उनकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे सब्जेक्ट का वेटेज है 100 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर बनेगा हमारा फाइनल एग्जाम्स में, जहाँ पे 20 मार्क्स के हमारे एमसीक्यू होने वाले हैं और 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बाकी के बचे 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग हमें स्कूल की तरफ से अलॉट होंगे। हमारे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 60 मार्क कवर करता है। इस 60 मार्क का बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग पार्टनरशिप कवर करेंगे जो पूरे 30 मार्क्स हमें गेन कराएगी। तो 30 मार्क्स को गेन करने के लिए हमें पार्टनरशिप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इस पूरी पार्टनरशिप में हमारे पास 5 चैप्टर हमें देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। लेकिन आप लोगों ने पूरा थ्योरी का पर्पस से बिजनेस के अंदर पढ़ा हुआ था। यहाँ हम लोग उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या हैं, जब पार्टनर्स का पीएसआर चेंज होता है तो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अपने यहाँ पे अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 रहेगा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनपीओ। ये एक सिंगल चैप्टर 10 मार्क कवर करता है। और फिर हमारा चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 जो है अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स। ये तीनों चैप्टर मिलकर 20 मार्क्स कवर करने वाले हैं। और बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 20 मार्क्स कवर करता है। इसमें हमें 6 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, दैट इज एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है, उसका फॉर्मेट क्या रहता है। सेकंड चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द थर्ड वन इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फोर्थ वन इज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फिफ्थ वन इज अकाउंटिंग रेशियो एंड द लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। When two or more persons agree to share the profit and loss of the business, which can be carried on by all or any of them acting for all, they are said to be in partnership. इसका मीनिंग ये है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं, वो बिजनेस चाहे तो वो सारे मिलकर चलाएंगे या कोई एक चलाएगा, उसी को बोला गया है पार्टनरशिप। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन मार्क किया हुआ है कुछ पॉइंट्स पे, आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहता है टू और मोर पर्सन। दैट मीन्स हर एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग जरूरी होते हैं। अगर 2 पर्सन नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाती। मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ द पार्टनरशिप। सेकेंड है आपका एग्री। दैट मीन्स पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट या तो ओरल होगा या रिटर्न होगा, दोनों ही वैलिड माने जाते हैं। द थर्ड वन इज शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस होने चाहिए। ये रेशो, ये प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो या तो इक्वल इक्वल होगा या 3:1, 4:5, 6, जैसा भी वो लोग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं वैसा होना चाहिए। द फोर्थ वन इज बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए सबसे कंपलसरी ये कंडीशन है कि पार्टनरशिप तभी मानी जाएगी जब उन पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई बिजनेस होगा। विदाउट बिजनेस कोई भी पार्टनरशिप इनवैलिड ही मानी जाती है। और उसके बाद लास्ट में मार्क किया हुआ है द बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको अपन समझते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं एबीसीडी 4 पार्टनर्स हैं। अब एबीसीडी चाहे तो चारों मिलके बिजनेस चला सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक सिंगल पार्टनर उस बिजनेस को रन कर सकता है, फिर भी उसको पार्टनरशिप ही बोला जाएगा। नेक्स्ट है वो सारे पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उनको पार्टनर्स बोलेंगे और कलेक्टिव फॉर्म में उनको पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है। बेटा इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है
कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, सेक्शन नंबर 3, 4, 5 या 6। तो वहां पे हमें एमसीक्यू में सेक्शन नंबर 4 टिक कर देना है। ओके, अब बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की। एक पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। टोटल 6 फीचर्स है पार्टनरशिप के। द फर्स्ट वन इज 2 और मोर पर्सन्स। किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स कंपलसरी होते हैं। एक पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए 2। अब बात करते हैं मिनिमम तो 2 हो गए, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स की कोई लिमिट को प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 ही हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे वन लाइन क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मार्क करके आते हैं 50, लेकिन आंसर आएगा नो लिमिट, बिकॉज एज पर पार्टनरशिप 1932 कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई है मैक्सिमम पार्टनर्स की। क्लियर। सेकंड इनका फीचर है एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप तब तक वैलिड नहीं मानी जाती जब तक कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। अब ये एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या फिर ओरल हो सकता है, दोनों ही वैलिड माने जाते हैं। सर रिटन एग्रीमेंट तो समझ में आता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट क्या होता है। ओरल का मीनिंग होता है पार्टनर्स साथ में बैठेंगे और वो म्यूचुअली डिफरेंट कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे और उस पर एग्री करेंगे, उसी को बोला गया है ओरल एग्रीमेंट। बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड, बट it is suggested to make a written agreement to resolve the future disputes। बट ये सजेशन दिया जाता है कि पार्टनर्स को अपना एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको इजीली रिजोल्व किया जा सके। और इसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। थर्ड पॉइंट है हमारा बिजनेस। कोई भी पार्टनरशिप बिना बिजनेस के पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाती। दैट मीन्स एक वैलिड पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है एंड द बिजनेस शुड बी लीगल। और पार्टनरशिप हमेशा लीगल बिजनेस के लिए ही बना जाती है। इलीगल बिजनेस के लिए की गई पार्टनरशिप वॉइड होती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है आपका शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है इफ सम पर्सन जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ द सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। दैट मीन्स पार्टनरशिप के बिजनेस में कुछ न कुछ प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए और उस प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ पार्टनर सिर्फ चैरिटेबल पर्पस से ही अपने साथ जुड़ते हैं और आगे कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग इसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का बिजनेस या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या तो उनके बिहाफ पे उनमें से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को रन कर सकता है। क्लियर। तो पार्टनरशिप के बिजनेस पे ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स उस शॉप पे बैठे या बिजनेस स्पॉट पे जाके बैठे और बिजनेस को रन करें। हो सकता है उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक या दो पार्टनर्स भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, फिर भी उसको पार्टनरशिप ही बोला जाएगा। एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कैसे। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल और दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है और एजेंट का मीनिंग क्या होता है। अब हम समझते हैं कि एजेंट का मीनिंग क्या होता है। एजेंट मीन्स द पर्सन हु कैन बाइंड द अदर पर्सन बाय हिज एक्ट। एक ऐसा पर्सन जो अपने एक्ट से किसी दूसरे पर्सन को बाइंड कर देता है, उसको एजेंट बोलते हैं। और प्रिंसिपल who himself can be bound by the acts of other person। For example, जो इंश्योरेंस कंपनी और उसके रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। इंश्योरेंस कंपनी एक प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक एजेंट का रोल प्ले करते हैं। क्लियर। एजेंट क्या करता है। एजेंट मार्केट में जाके क्लाइंट से मिलता है, उनसे प्रीमियम कलेक्ट करता है और उन क्लाइंट को ये प्रॉमिस करता है या फिर ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि
इन केस ऑफ डेथ या फिर मैच्योरिटी पे इस पॉलिसी का पूरा अमाउंट हमारी कंपनी आपको या आपके नॉमिनी को रीपे कर देगी। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो अपने इस कम्युनिकेशन से, अपने इस अश्योरेंस से इंश्योरेंस कंपनी को बाउंड कर देता है। क्लियर? तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एजेंट माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी क्या मानी जाएगी? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वो खुद एजेंट के अश्योरेंस से बाउंड हो जाती है। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। फॉर एग्जांपल एबीसीडी 4 पार्टनर्स है। मिस्टर ए गया आईसीआईसीआई बैंक में लोन लेने के लिए फॉर 5 लाख रुपीज फॉर द फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए मिस्टर ए बैंक आईसीआईसीआई बैंक में गया और वहां से 5 लाख का लोन ले आया। अब बताओ ये लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? क्या मिस्टर ए अकेला करेगा? नहीं, ये इस लोन का रीपेमेंट ए बी सी डी चारों मिलके करेंगे। दैट मीन्स पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को ये लोन का अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। ये लोन को रीपे करने की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने एक एजेंट का काम परफॉर्म किया है। दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टर ए एक एजेंट माना जाएगा। क्लियर? इसी के पैरेलल बी सी और डी तीनों पार्टनर्स गए एचडीएफसी बैंक और वहां से 50 लाख रुपए का लोन लेके आ गए पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब बताओ कि ये 50 लाख रुपीस का लोन का अमाउंट कौन रिपे करेगा? किसके ऊपर लायबिलिटी आती है अमाउंट पे करने की? पूरी फर्म के ऊपर। पूरी फर्म मींस ए बी सी डी चारों के ऊपर। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए जिसको हम लोग पहले एजेंट बोल रहे थे, अब वो खुद अदर पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड हो गया है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ए क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। इसीलिए बोला गया है ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। हर पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी माना जाता है। Now, the next topic is partnership deed. What is partnership deed? Partnership deed is a written agreement among the partners which contains the terms of agreement. It is also called articles of partnership. Partnership deed एक ऐसा written agreement है जिसमें partners के terms and conditions को लिखा जाता है। Clear? और इसको हम लोग articles of partnership भी बोलते हैं। The law does not make it compulsory to have a written agreement. हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कहीं भी ये कंपल्सरी नहीं माना गया है कि आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही मेंटेन करना है। द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स मेनी पॉइंट्स सच एज नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एज वेल एज पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, nature and place of the business, interest on capital, drawings, interest on drawings, PSR, interest on loan, etc. पार्टनरशिप डीड में बहुत सारे पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, फर्म क्या बिजनेस करने वाली है, पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा तो उसकी रेट क्या होगी, कौन सी रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा, पार्टनर्स के ऊपर चार्ज होने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस रेट से होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से चार्ज होगा, एक्सेट्रा। इन सारे पॉइंट्स के बारे में पार्टनरशिप डीड में रिटन फॉर्म में लिखा होता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पास पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं बनाती है तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में हमारी काफी हेल्प करेंगे। ओके, द फर्स्ट रूल इज नो आईओसी। दैट मीन्स किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल के ऊपर कोई आईओसी प्रोवाइड नहीं होगा। सेकंड है नो आईओडी, किसी भी पार्टनर से आईओडी चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर। हम किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं देंगे, चाहे वो फुल टाइम एक्टिव पार्टनर हो या फिर स्लीपिंग पार्टनर हो। फोर्थ, द पीएसआर विल बी इक्वल, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। द फिफ्थ वन इज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर विल बी 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन पे हमारी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी बाय डिफॉल्ट। द लास्ट पॉइंट इज एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मीनिंग होता है अगर हमें
हमारी पार्टनरशिप फर्म में किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन करना होता है, तो वो एडमिशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि सारे के सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसको एग्री ना करें। अगर उनमें से कोई एक भी पार्टनर डिसएग्री हो जाता है तो न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये हमारे 6 रूल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी कमीशन, PSR equal IOL 6% per annum. And the last one is admission of the new partner with the consent of all the partners. Clear? तो बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।